हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समसामयिकी घटना चक्र बीपीएससी बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1992 से लेकर 2022 तक के सभी हल प्रश्न पत्र को, जो समान अध्ययन का हल प्रश्न पत्र होगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास को। किसको कवर करेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास को आज कवर करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बीपीएससी में 1992 से लेके 2022 तक पूछे गए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास का। जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक मिनट, जो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स कि भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। कौन है? लहुरा देव। यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में स्थित एक लहुरा देव है, उसे माना जाता है। जबकि क्या है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 64 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से क्या हुआ है? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में स्थित है। इसके साथ ही चावल का जो साक्ष्य है वो कुलडीहवा से, जो प्रयागराज के पास है, कुलडीहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से 65 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिला है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग माना जाता है? किसको कैल्कोलिथिक युग माना जाता है? तो ताम्र पसाड़ काल को कैल्कोलिथिक युग माना जाता है। ताम्र पसाड़ काल को क्या माना जाता है? कैल्कोलिथिक युग। क्या माना जाता है? ताम्र पसाड़ काल को कैल्कोलिथिक युग माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? तो हड़प्पा में हम जानते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हम इसको तेज़ी से करेंगे क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम तेज़ी से करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता में क्या है कि यह ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, उत्तर ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता है, यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। और आद्य ऐतिहासिक काल किससे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसके साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। कुछ लिपि में लिखा गया है, उस लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे साक्ष्य जो हमें प्राप्त तो हुए लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। नीचे लिखा भी है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो लिखा है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और लेखन कला का जहाँ ज्ञान होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। पांचवा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसमें लिखा है कि पहला जो है, पहला ऑप्शन उसमें लिखा है कि पक्की ईंट से बनी इमारत, ये सही है। प्रथम असली मेहराब, ये कन्फर्म नहीं है। पूजा स्थल भी कन्फर्म नहीं है। कला और वास्तुकला भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो पक्की ईंट से बनी हुई इमारत थी। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हम जानते हैं कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन है? लोथल है, जो गुजरात में पड़ता है। कौन है? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं।
7वां क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बनावली से क्या हुआ है? बनावली से जो बनावली से क्या हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। और बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों से के निशान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन कह रहा है कि किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं। तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या हुआ है? हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? पहला दिया है कि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, इसका और ऑप्शन ऊपर है, और एम एस वत्स और बी ए स्मिथ। तो जो बी ए स्मिथ थे वह क्या थे? इसका पूरा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स में। कह रहा है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से लेकर 27 से ये 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित है। कौन? माधव स्वरूप वत्स। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के एन दीक्षित, कौन थे? के एन दीक्षित, आर्नेस्ट मैके, आर्नेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जो बी एस स्मिथ ऊपर दिया था वो नहीं थे। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है? ये बी ए स्मिथ जो है वो भारतीयविद और कला साहित्य इतिहासकार हैं। कौन है? कला इतिहासकार। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 कह रहा है कि बेगाज कोई या बोगज कोई का महत्व इसलिए है, मतलब पूछा है कि ये बोगज कोई क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि बोगज कोई जो है वह ऐसा अभिलेख, मतलब वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है बेगाज कोई से। दूसरा है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी। तो बोगज कोई का महत्व क्या है? वेद के मूल ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी इसमें। मध्य एशिया एवं तिब्बत के व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं जाना जाता है। जो बोगज कोई है वह एक प्रकार का ऐसा अभिलेख है जिनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। हमें क्या होता है? बोगाज कोई से हमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो पहला जो 11 का जो होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। 11 का पहला ऑप्शन सही होगा। 12 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। कह रहे हैं कि बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। ये बोगज कोई एशिया माइनर भी बोलते हैं। कह रहा है कि बोगज कोई या एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नास्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। क्या हुआ थे? जो इसमें क्या ज्ञात होता है कि जो वैदिक आर्य थे वह ईरान से होकर ही आए थे, क्योंकि ईरान से भी, ईरान क्या है? एशिया माइनर में ही ईरान पड़ता है। तो वहाँ पर भी ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जहाँ राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। ठीक है। ये बरहमा देखा जाए तो बरहमा में कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पारुसणी। कौन नदी? पारुसणी नदी। इस पे 10 राजाओं का क्या लिखा है? 10 राजाओं का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजा क्या थे? इनका जो वर्णन मिलता है वो क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। 10 राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसे दसराग युद्ध बोलते हैं। नीचे देख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखा क्या है कि दसराग युद्ध, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध पारुसनी नदी, वर्तमान में कहाँ है? रावी, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया। मतलब इसमें क्या, 2 पक्ष में युद्ध हो रहा था। एक भारत के राजा जो थे, भारतों के राजा जो थे वो सुदास थे, और एक तरफ 10 राजा दसराग लड़ रहे थे। ठीक है।
एक तरफ राजा सुदास थे और एक तरफ 10 राजाओं का एक संघ मतलब एक समूह लड़ रहा था। और इसमें कौन जीत जाता है? राजा सुदास जीत जाते हैं। कौन जीत जाता है? राजा सुदास जीत जाते हैं। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। क्या ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा समर्पित है सोम को? तो इसमें 9वां जो मंडल है उस वह सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। जबकि 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल में हम क्या जो वर्णों की व्यवस्था मिलती है हमको, वो 10वें मंडल से मिलती है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन का डिटेल से एक बार पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल पाए जाते हैं। जो 9वां मंडल है उसमें कह रहा है कि 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। क्या है? 10वें मंडल कह रहा है 10 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें 9वां मंडल है उसमें 114 मंत्र है जो सब सभी क्या है? सोम को समर्पित है। कह रहा सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम क्या था? आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। एक क्वेश्चन आता भी है कि सोम क्या था? तो सोम क्या था? आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। कह रहा ऋग्वेद के 10वें मंडल के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10वां जो मंडल है उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण किससे निकले हैं, ब्राह्मण किससे निकले हैं, शूद्र किससे निकले हैं, क्षत्रिय किससे निकले हैं। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं कि इसका ये किसको समर्पित था? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ठीक है, सोम और इस पे पर नामांकित देवता, मतलब इसमें जो 9वां मंडल था वो सोम को समर्पित था। 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र क्या है? ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद। यह गायत्री मंत्र के ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का, जो किसके द्वारा लिखा गया था? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। चलते 6वें क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस कह रहा है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? वैशेषिक। वैशेषिक की रचना किसने किया था? तो कणाद ने किया था। किसने? कणाद ने। कणाद ने ही वैशेषिक की रचना की थी और बताया था कि जो हमारा सृष्टि है उसकी रचना क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर हुई है। जैसे नीचे लिखा भी है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। और महर्षि कणाद ने दर्शन जो महर्षि कणाद थे इस दर्शन के प्रवर्तक थे। 17वां क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो चूंकि यहाँ पे वैशाली और कुंड ग्राम दोनों दिया है, तो हम क्या मारेंगे? हम वैशाली को कुंड ग्राम को मारेंगे, क्योंकि कुंड ग्राम इनका जन्मस्थली था। 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन पे 18वां क्वेश्चन कह रहा महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। और इनकी जो मृत्यु होती है वह कहाँ होती है? राजगीर के पावापुरी में। कहाँ है? राजगीर के पावापुरी में होती है। 19वां क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, चूँकि ये आंसर छिप नहीं पा रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको रिवाइज करने के समय पे। कह रहे कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, इनका जो दामाद था जमाली, वो इनका प्रथम शिष्य भी था। कौन था? जमाली इनका दामाद था। तो महावीर स्वामी का दामाद ही इनका प्रथम शिष्य बनकर आया था। 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह क्या है? 14 पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व इनका क्या कहलाता है? पूर्वकालिक जैन धर्म। क्या कहलाता है? पूर्वकालिक जैन धर्म 14 पूर्वा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 14 पूर्वा को। किसको बोलते हैं? 14 पूर्वा को। जो भद्रभाव द्वारा इसको क्या किया गया था? भद्रभाव द्वारा संकलित किया गया था। लिखा है नीचे कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम। अब इनका क्या होता है? जो महावीर स्वामी का 2 संगीति होता है। क्या होता है? लिखा है ना कि प्रथम सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो जैन सभा का कितना होता है? जैन सभा जो होता है उसका वो 2 भागों में होता है, प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। जो प्रथम जैन सभा होता है वो कहाँ हुआ रहता है? वो पाटलिपुत्र में हुआ रहता है, पटना के पाटलिपुत्र में।
और जो दूसरा हुआ रहता है वो कहाँ हुआ रहता है? राजगिरी में। कहाँ हुआ रहता है? राजगिरी में। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन पहले जान लेते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, तो उसी को इनके उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब सबसे अपना पहला उपदेश जो दिया था, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। जबकि महावीर स्वामी राजगिरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। जबकि महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो दोनों में देखिएगा, दोनों लोग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। 22वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब कहाँ इनको अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति हुई, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो जो इनका मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में एक कुशीनारा इसको पहले बोलते थे, कुशीनगर में हुआ था। 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? यह बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। इसमें क्या हुआ? तो त्रिपिटक में क्या है? तो त्रिपिटक में अ, मतलब त्रिपिटक 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग है वो उसे बोलते हैं विनय पिटक। क्या बोलते हैं? विनय पिटक। और दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि जैन धर्म से संबंधित है, कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कि ईसाई धर्म से। तो जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न क्या होता है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस इनके में क्या हो? उनके में त्रिपिटक में क्या था? त्रिपिटक में देख लीजिए एक बार, त्रिपिटक में क्या था? ये त्रिपिटक में क्या था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। जबकि त्रिरत्न में क्या है? त्रिरत्न में क्या है? तो त्रिरत्न में क्या है? त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक अभिज्ञान। क्या है? 3 त्रिरत्न है जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दोनों लोगों ने अहिंसा पर तो समान बात किया था, कि दोनों लोगों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, दोनों लोगों ने अहिंसा को माना था। वेदों के प्रति उदासीनता भी था। ठीक है। आत्म रीति और रिवाजों की स्वीकृति भी थी, अस्वीकृति, रीति रिवाजों की अस्वीकृति थी। जबकि आत्मदमन में इन दोनों में असमानताएं हैं। जहाँ क्या है, गौतम बुद्ध भगवान क्या करते हैं? माध्यमिक मार्ग को अपनाने के लिए बोलते हैं। वहीं जो जैन धर्म के लोग हैं वो बहुत ही कठिन और कठोर तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तो ये आत्मदमन जो है वह इन लोगों में असमान है। ठीक है। नीचे एक बार देख भी लेते हैं। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। और इसीलिए आज जैन धर्म एक तरह से लिमिट हो गया, सीमित रह गया है। जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है? एक माध्यम मार्ग है, एक माध्यम मार्ग है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या, कठोर कानून वगैरह नहीं है। जबकि जैन धर्म में बहुत ही कठोर तपस्या और बहुत ही इसमें कठोर कानून है। 26वां क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी मतलब किस पीढ़ी का है? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो पंचम पीढ़ी का है। किसका है? पंचम पीढ़ी का। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको देख लेते हैं कि इसको क्या बनवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृक्ष को मतलब लगाया था या बनवाया था। मतलब कह रहा है कि वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वां पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का जो प्रयोग है वो आश्रय गृह के रूप में किया था। 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख भी लेते हैं इसका। कह रहा है कि मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। अशोक तथा उसके पौत्र
दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। क्या किए गए थे? आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक क्या है गुफा सर्वप्रसिद्ध है। 28वां क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन है? मखली गोसाल थे। मखली पुत्तिस गोसाल थे। 29वां देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 29वां जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछ रहा है। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन था। 30वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पहला ऑप्शन है कि अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। जबकि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनवाया था। यदि उदयन न रहे ऑप्शन में तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो वही क्या? उदयन ने स्थापना किया था या बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। 32वां क्वेश्चन है कि कह रहा विश्व का गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो गणतंत्र वैशाली था वह किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवियों द्वारा गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया था। जहाँ 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है उसमें वैशाली एकमात्र राज्य था जो गणतंत्र था। क्या था? एक महाजनपद था जो गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। 33वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के में सर्वप्रमुख थे। 33वां क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन थी? राजगृह। कौन था? राजगृह। मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था वो कौन था? राजगृह या गिरिब्रज बोल सकते हैं इसे। 34वां क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। 35वां क्वेश्चन देखता है कि सेंड्रोकुटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो विलियम जोन्स ने। किसने कराई था? कह रहा है कि सेंड्रोकुटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। 36वां क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि में को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यूपी पीसीएस में तो हमेशा लगभग देखने को मिल जाता है, यूपी ट्रिपल में देखने के लिए मिल जाता है, बीपीएससी में देखने के लिए मिल जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कह रहा है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो ब्राह्मी लिपि में, दो ऐसे भी अभिलेख इनका जो खरोष्टी लिपि में पाया जाता है। तो इसे आगे पढ़ेंगे हम। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो ब्राह्मी लिपि का है इसे उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के द्वानापीय की पहचान सिंघल के राजा तिस से करा डाली। कह रहे कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। पूछता है कि किसमें अशोक नाम, मतलब अशोक का नाम लिया गया, तो किसमें लिया गया? तो मास्की अभिलेख जो है तो प्राप्त मिला है हमको कर्नाटक से, उसमें अशोक नाम लिया गया है। अशोक नाम के बारे में बताया गया। कह रहा है कि 37वां क्वेश्चन में मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। क्या नाम था? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। और ये किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका दरबारी था? तो सेलिकोस निकेटर का दरबारी था। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडिका का लेखक कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। 39वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो हम बता चुके हैं आप लोग को, मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। 40वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो बहुत ही कमजोर शासक था। बृहद्रथ क्या था? बृहद्रथ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 41वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है ना, जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। 42वां क्वेश्चन है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात के जूनागढ़ से। 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका? दशरथ का था कि बृहद्रथ का था कि खारवेल का था? तो खारवेल राजा का क्या था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जो क्या थे? ये जो खारवेल थे वो कलिंग का चेदी वंश शासक। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। कलिंग का चेदी वंशी शासक कौन था? कलिंग का चेदी वंशी। किस शासक वंश के थे तब? तो चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी से हाथी गुम्फा, ये कहाँ हाथी गुम्फा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में पाया जाता है हाथी गुम्फा। कह रहा है कि हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये पहला ही सही है, चूंकि इसका ऑप्शन किनारे है। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था वो महामेघ वाहन वंश से था। कहाँ क्या किससे था? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से। 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 44 ये किसका? 43 यहाँ पे एक बार देख लीजिए। कह रहा है कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक मेघवाहन नाम का व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम मेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। कह रहा प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 45वां क्वेश्चन क्या है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। गुप्त सम्राट क्या था? स्कंदगुप्त बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसने हुड़ों को पराजित किया था। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था? तो अपरहत भूमि का मतलब क्या होता था? अपरहत भूमि का मतलब एक ऐसी भूमि जो मतलब बिना जोती हुई जंगली भूमि कहलाता था। बिना जोती, पहला ही ऑप्शन है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को ही क्या बोलते थे? अपरहत बोलते थे। बिना जोती हुई जंगली भूमि मतलब एक ऐसा भूमि जो जंगल में प्राप्त होता और बिना जोता हुआ है, उसे अपरहत भूमि बोला जाता था। 47 क्वेश्चन क्या है? तो 47 क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो यह 515 से 520 ईसा पूर्व में चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। ठीक है। और जबकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज किसकी रचना करता है? इंडिका की रचना करता है। जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भी सी यू की रचना किया था। किसका रचना किया था? सी यू की रचना किया था। सी यू की रचना किया था कौन? हर्षवर्धन ने। 49वां क्वेश्चन देता है। कह रहा है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगड़ी। किसका क्या नाम था? राज तरंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक का नाम था। 50वां क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। किसमें है? बिहार में स्थित है उदंतपुर। 51वां क्वेश्चन क्या है? तो 51वां क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। जबकि 52 क्वेश्चन जो है इसका, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था। इसका संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। और जबकि इसका अंतिम जो शासक था वो हरि सिंह था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो अछूत की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये धर्म के शास्त्र के समय से। किस समय से अछूत की अवधारणा कहाँ से स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था? तो धर्मशास्त्र के समय से। किस समय से? धर्मशास्त्र के समय से। 54 क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध
सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध जो सभा था वह कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर के कहाँ, एक कुंडल, ये थी कहाँ, कश्मीर के कुंडल वन में। जबकि पहला पहला कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें कितने बौद्ध संगीति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितने संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति। जो कनिष्क था, कनिष्क का जो चौथा संगीति था उसमें यह कनिष्क क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? कनिष्क के चौथे वाले में ये थी, ये मतलब इसके शासनकाल में हुआ था। जबकि अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था? देखिए मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसका जो उपाध्यक्ष था वह स्वघोष था, और इसका जो अध्यक्ष था, नीचे हम देख लेते हैं, वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। और जो उपाध्यक्ष था वो अश्वघोष था। यहाँ पे लिखा भी है अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि इसका जो अध्यक्ष था कौन था? वसुमित्र था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 54-55 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो बौद्ध संगति था उसका जो अध्यक्ष था कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप। दूसरे का सब्बा कामी, सब्बा कामी। ठीक है, पहले का महाकश्यप, दूसरे का सब्बा कामी। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिवार निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई कहाँ पे? तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी। पटना में जबकि तीसरा हुआ था। पटना में कहाँ कब हुआ था? पटना में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। 57 क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ है, 1 और 2 में अंकित है। इसको आपको सुमेल करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध भगवान का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जो प्रथम प्रवचन था इनका क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। जो निधन हुआ था महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में हुआ। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नीचे दिया है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा इसको आप लोग देख लीजिएगा। 58 क्वेश्चन जो है, 58 क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 59 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। जहाँ बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में कह रहा है कि जहाँ मंदिर बनाया गया है वहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? नहीं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सही बात है। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कह रहा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तो प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो जिसे कुशीनारा भी बोलते हैं। कभी कभी कसिया लिख के आता है। कसिया गांव है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। 60वां क्वेश्चन है क्या है? तो 60वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का जो स्थान है वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। इनको गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के राजा के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया। 61 क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में। 62 क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो ये दूसरे ही ऑप्शन में है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ऊपर होगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के वर्णन का, मतलब 16 महाजनपदों के बारे में इसका चर्चा मिलता है। 63वां क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। तो ये किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था गुप्त काल में हुआ था। कुमार गुप्त ने करवाया था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब इसको नष्ट किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। 64वां क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और इसीलिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ पे आया भी था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पे चीनी यात्री वेनसांग आया था। 65 क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी का मतलब होता है पद, या मनसबदारी का एक तरह से अर्थ होता है पद वगैरह।
तो कह रहा है कि मध्यकालीन में भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। कह रहा है राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, और कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या बोले हैं कि पद के लिए मनसबदारी का एक व्यवस्था था, पद वगैरह या वेतन वगैरह के लिए होता था। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु क्या हुआ था, मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। 66 क्वेश्चन क्या है, तो 66 क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कारण और क्या है, कह रहा है कि जिसमें एक कथन और दूसरा कारण है। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि पहला जो कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही बात है कि ये 12वीं शताब्दी के अंत तक बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार का, मतलब बख्तियार खिलजी ने, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो सही बात है। कथन जो है कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ये भी सही बात है, क्योंकि विक्रमशिला इस समय विश्वविद्यालय बन गया था, और विक्रम विश्वविद्यालय बनने के वजह से जो ये महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना धीरे धीरे बंद हो गया था। लेकिन यह कारण नहीं है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक कारण नहीं है, एक कारण सही नहीं है इसका। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो गलत है, व्याख्या नहीं करता, जबकि दोनों सही है। बी ऑप्शन है कि दोनों ए और आर सही है, परंतु ए भी व्याख्या नहीं करता है। कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, दोनों सही है, लेकिन क्या है, जो आर है कारण है, वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो हम क्या जानते हैं कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष का शताब्दी है, मतलब कब इसका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, तो 6वीं शताब्दी में 544 वाली से स्टार्ट होता है और 492 ईसा पूर्व तक चलता है। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह थी। मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह थी। आगे देखते हैं 69 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो प्रथम राजधानी भी कौन थी, राजगृह। कौन था, राजगृह था। अच्छा देखिए, इसमें दिया ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा लग रहा है दिया ही नहीं है राजगृह। सी चंपा दिया है, डी अंग दिया है, और इधर क्या दिया था, इधर आपका दिया था पाटलिपुत्र और वैशाली। हाँ, तो ये राजगृह दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई नहीं। कह रहा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद कौन आया था, मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन आया था, मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन था। तो ये विशाखादत्त थे। विशाखादत्त का कौन है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो घनानंद था। कौन था, घनानंद। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानंद। और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा के मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। 73 क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन है इसमें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था। तो लकड़ियों से बना था। किससे बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो लकड़ियों से बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो ये शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। 75 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन था अष्टप्रधान में। तो अष्टप्रधान में सबसे मेन जो होते हैं, पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, सचिव होते थे, सुमंत होते थे, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 मिलकर अष्टप्रधान बनाते थे, और ये शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पे दक्कन पे विजय प्राप्त किया था। 76 क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर भी था।
पहला है कि ऑप्शन कलिंग शिलालेख से, या अशोक का गिरनार शिलालेख से, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। तो ये क्या हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पश्चिम भारत पर भी प्रभाव था। 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो 77 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुंदर झील बनवाई थी। तो इससे भी प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदर झील किसने बनवाया था और कहाँ से इसका मतलब वर्णन मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने इसको सुदर्शन झील को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो भैया ये अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। तो श्रीलंका सही हो जाएगा। 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध तीसरी संगति होती है ना, तो तीसरी संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है कि इस अशोक के शिलालेखों में जो इंस्क्रिप्शन था, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, इंस्क्रिप्शन की जगह पे कुछ और लिखा है। कह रहा है कि या फिर सही है, कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन था। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था, प्राकृत था। क्या था, प्राकृत था। 80 वाला जो क्वेश्चन है, 80 वाला क्वेश्चन क्या है, तो 80 वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी ऐसी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी जो भाषा होता था, खरोष्ठी अभिलेख, वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। 81 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश था शांति और अहिंसा भी था, बड़ों का सम्मान भी था, धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों था। तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों सही है तो एक से अधिक हो जाएगा। 82 क्वेश्चन क्या था, कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं प्रश्न में कि एक ऐसा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, और इसी में इसका अशोक नाम का चर्चा भी है। तो ये मास्की का जो लघु स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अरे ये गलत हो गया, ये कह रहा है कि मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ है। क्या है, भाब्रू स्तंभ में क्या है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है कि भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 83वां क्वेश्चन है कि किसने शिलालेखों में अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था। तो अपने शिलालेखों में जो अशोक था वो प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था, प्रियदर्शी। यदि कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो है वो कुछ अभी स्टार्टिंग है वीडियो बनाने का। तो कुछ यदि गलत हो जाता है फ्लो में तो उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 84 क्वेश्चन जो है, 84 क्वेश्चन जो है इसमें है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो यह जो था इसमें इनके जो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख था वो क्या था, राजनीतिक नीतियाँ थी। तो ये बी सही हो जाएगा। 85 वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी। तो इसमें देखिए, इसमें विदेश नीति तो जो थी, विदेश नीति तो थी, शासन कला में के सिद्धांत और अभ्यास भी थे, तो दोनों सही है। कुछ आर्थिक संबंध भी थे इसमें, ये भी सही है। धन संचय के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया ही था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नीचे लिखा भी है कि जो विदेश नीति की भी व्याख्या करता है, और इस सभी चीज़ों का व्याख्या मिलता है लगभग। आर्थिक संबंध की भी व्याख्या अर्थशास्त्र में मिलता ही मिलता है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का भी चर्चा मिलता है। विदेश नीति के बारे में भी बताया गया, और धन संचय के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। लेकिन मेन जो है विदेश नीति और शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ये दोनों अर्थशास्त्र में है। 86 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 7 भागों में। पहला जो ऐसे देख भी लीजिए,
पहला दार्शनिक था, फिर कृषक था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था और निरीक्षक था, और सातवां जो था वो सभासद था। इस 7 भागों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने बांटा था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें है? तो ये मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में, क्योंकि मेगास्थनीज ने तो भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा था, तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित जो किया था उसका उल्लेख प्राप्त होता है। 88 क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखा था? टेसियस ने लिखा था, या प्लिनी ने लिखा था, या टालमी ने, या स्ट्रेबो ने? ये चारों में नहीं, कोई नहीं लिखा था, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन जो लिखा था वो किसी अनाम व्यक्ति ने लिखा था, इसका नाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 89 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कहाँ? जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में उल्लेख इसका मिलता है, वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले तो उदयन ने बनाया था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। उदयन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उदयन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो चूंकि ऑप्शन में उदयन है ही नहीं, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में होता उदयन तो उदयन सही होता। 91 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये कनिष्क के शासन कड़फिसस जो था वो कड़फिसस ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका ऑप्शन ऊपर होगा। बीमा कड़फिसस ने किया था। कह रहा है कि कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। 92 जो है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो यह किसके समय में फली फूली थी? जो गंधार शैली थी वो कुषाणों के समय इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। 93 जो क्वेश्चन है कह रहा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो किस शासक ने? कह रहा कि अशोक ने किया था? नहीं, अशोक ने किस समय किया था? तीसरे वाले में किया था, तो अशोक तो होगा नहीं। अजातशत्रु भी नहीं होगा। कनिष्क भी, देखिए कनिष्क होगा, क्योंकि चौथा जो था वह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो था वह स्वघोष था। तो तीसरा वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश के ने भारत पे राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कौन आता है? कर्ण वंश, जिसे कनवा वंश भी बोलते हैं। 95 क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो राजा खारवेल का कौन है? रुद्रदामन का अभिलेख है, उससे राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो पहला है कि गिरनार, नहीं, वो रुद्रदामन का नाम जुड़ा है, ये राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, पूछा है। तो कह रहा है कि पहला गिरनार के स्तंभ लेख से। 95 कह रहा है जूनागढ़, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का, किसका? हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल का नाम जुड़ा है। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? कि किस काल में धीरे धीरे जो नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था? तो ये किस में हुआ था? गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था। 97 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन था? तो इसमें कल्याण नहीं था। ये कौन है? ये ताम्रलिप्ति था। क्या था? ताम्रलिप्ति गुप्त काल में यूज किया जाता था व्यापार के लिए। भड़ोच भी यूज किया जाता था, और कैम्बे भी यूज किया जाता था। ये तीनों यूज किया जाता था, कल्याण नहीं यूज किया जाता था। मतलब एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन सही हो रहा है। 98 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासक क्या थे? ये सबसे ज़्यादा मंदिरों को और ब्राह्मणों को, मतलब सबसे ज़्यादा मंदिर और ब्राह्मणों को अधिक, मतलब सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। 98 98 का होगा ए, ठीक है ए। 99 क्या है? 99 कह रहा है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये क्या थी? गुप्त वंश में जो भूमि राजस्व की दर थी वो उपज का 6वां भाग था। क्या था? गुप्त युग में भूमि राजस्व का जो दर था वो उपज का 6वां भाग था। जो 100वां क्वेश्चन है कह रहा है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी?
तो इसमें किसकी देन अत्यधिक थी? भगवत संप्रदाय के विकास में जो गुप्त वंश का जो गुप्त शासक थे, भगवत संप्रदाय में इसके विकास में गुप्त वंश की देन सबसे अत्यधिक था। तो ये हुआ हमारा 100 क्वेश्चन पूरा। ये 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। तो इसे 100 क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, ताकि 100 क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद हो जाए। जो उसका डिटेल दिया उसको भी आप लोग देख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।